इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर रे डालियो की, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर है। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट्स दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है, जो $160 बिलियन से भी ज्यादा पैसा मैनेज करते हैं। मिस्टर रे डालियो की नेटवर्थ आज करीब 1.25 लाख करोड़ है और वो फिलहाल दुनिया के 46th रिचेस्ट पर्सन हैं। मिस्टर रे डालियो का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके फादर नाइट क्लब्स में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का काम करते थे। बचपन से ही रे डालियो अलग अलग तरीके के काम करते थे। जब वो 12 साल के हो गए तब एक गोल्फ क्लब में वो कैडी का काम करने लगे, यानी गोल्फ प्लेयर्स की बैग्स वगैरह उठाने का काम करने लगे। वहां पर जो लोग गोल्फ खेलने आते थे उनमें से कई सारे लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स थे। इनफैक्ट काफी बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स थे और वहीं पर रे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। तो अलग अलग काम करके उन्होंने जो पैसा बचाया था उसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। यानी करीब 12 साल की एज में उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने अपनी $300 की सेविंग नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस में इन्वेस्ट की। जल्दी नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस का एक और कंपनी के साथ मर्जर हुआ, जिसकी वजह से शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई और मिस्टर डालियो को उसमें काफी फायदा मिला। उस इन्वेस्टमेंट में उनका पैसा लगभग 3 गुना बढ़ गया। तो आगे चलकर अलग अलग काम करके जो भी पैसा वो सेव करते थे उसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स इकट्ठा करना और उन्हें पढ़ना ये उनका डेली रूटीन बन गया था। ऐसा नहीं कि उनको प्रॉफिट्स ही हुए, बाद में कई सारे लॉसेस भी हुए, जिसके बाद ट्रायल एंड एरर करते करते और अपनी गलतियों से सीखकर वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ने लगे। स्कूल कॉलेज में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ज्यादातर टाइम वो कंपनीज का और कमोडिटीज का एनालिसिस करने में लगाते थे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो कमोडिटी फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने लगे। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिली और वहां पर पढ़ाई करते करते वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्लर्क का काम भी करने लगे। उन्हें कमोडिटी फ्यूचर्स में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने बाद में मेरिल लिंच में इंटर्नशिप की। वहां पर उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। बाद में डोमिनिक एंड डोमिनिक LLC ने 1974 में उन्हें कमोडिटी डिपार्टमेंट में हायर किया। वहां पर कुछ टाइम जॉब करने के बाद मिस्टर डालियो शेयर्स एंड हिडन स्टोन में चले गए। बाद में 1975 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स रखा। ये कंपनी उन्होंने अपने अपार्टमेंट से ही शुरू की। अपने एक एक्स्ट्रा बेडरूम को उन्होंने ऑफिस में कन्वर्ट किया और अपना काम शुरू किया। मिस्टर डालियो कई सारी कंपनीज को करेंसी और इंटरेस्ट रेट के बारे में एडवाइस करते थे और जैसे उनके क्लाइंट्स को उनके एडवाइस से फायदा मिलने लगा, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स मिलने लगे और कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन 1981 में कुछ ऐसा हुआ जिससे मिस्टर डालियो की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। 1981 में मिस्टर डालियो ने यह प्रेडिक्ट किया कि यूएस में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आने वाला है और यूएस इकोनॉमी डिप्रेशन में फंसने वाली है। मिस्टर डालियो ने पब्लिकली सबके सामने आकर ये प्रेडिक्शन किया था, लेकिन हुआ इसके उल्टा। मिस्टर डालियो ने प्रेडिक्शन करने के बाद यूएस इकोनॉमी में बूम आया और इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो इस तरह मिस्टर डालियो ने किया हुआ प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत साबित हुआ। उन्होंने अपनी कई सारी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस इस प्रेडिक्शन को हिसाब में लेके ही की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ और कई सारे क्लाइंट्स भी उन्होंने खो दिए। अपना प्रेडिक्शन गलत होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके और फिर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज उन्हें खोने पड़े। उस टाइम मिस्टर डालियो के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें उनके पिताजी से पैसे लेने पड़े और अगेन उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। मिस्टर डालियो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा फेलियर उनके लिए गेम चेंजिंग रहा और इस चीज ने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि इस मिस्टेक से उन्हें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मिस्टेक से उन्हें सीखने मिली वो ये है कि आप किसी चीज पर कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपको सिर्फ उस चीज पर ही बेट नहीं करना चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, यानी अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे एक इन्वेस्टमेंट अगर गलत भी साबित होती है तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपको बचा सके। और एक चीज उन्हें यह भी सीखने मिली कि कोई किसी चीज पर कितना भी कॉन्फिडेंट और श्योर क्यों ना हो, बट आप हमेशा सही साबित नहीं हो सकते। तो अपनी इस गलती की वजह से 6-7 साल में उन्होंने जो अपनी कंपनी खड़ी की थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने क्लाइंट को मिलने के लिए प्लेन की टिकट अफोर्ड कर सके। बट धीरे धीरे परसिवियरेंस के साथ उन्होंने क्लाइंट्स ऐड करना शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा और टीम भी। 1995 तक कंपनी लगभग $4 बिलियन मैनेज करने लगी और साल 2000 तक कंपनी करीब $35 बिलियन मैनेज करने लगी। इसी बीच कई सारी कंपनीज के रिटायरमेंट फंड्स ने अपना पैसा ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को मैनेज करने के लिए दिया। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मिलने लगे। 1991 में ब्रिज वाटर ने प्योर अल्फा नाम का हेज फंड शुरू किया, जिसने क्लाइंट्स को कंपाउंडेड सालाना लगभग 18% का रिटर्न दिया। मिस्टर रे डालियो की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी कहती है
कि अगर सारे लोग किसी एक ही एसेट क्लास के पीछे भाग रहे हैं और सबको एक साथ लग रहा है कि वो एसेट क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उस टाइम आपको सावधान होने की जरूरत है। इसी चीज की वजह से वो 2008 के क्राइसिस को प्रेडिक्ट कर पाए। जैसे ही सारी बैंक्स होम मॉर्गेज फाइनेंस के पीछे भाग रही थी, तो वहां पर मिस्टर डेलियो को लगा कि होम मॉर्गेज फाइनेंस का ये जो बूम है ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से मिले और उन्होंने ये सारी चीजें उन्हें समझाई। मिस्टर डेलियो को पता था कि होम मॉर्गेज की वजह से यूएस में रिसेशन आ सकता है और इसीलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी इस चीज को ध्यान में रखकर की थी। तो 2008 के रिसेशन के टाइम जब सारे हेज फंड्स नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे थे, तभी ब्रिज वाटर के प्योर अल्फा फंड ने 9.5% का रिटर्न दिया। कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस आगे भी जारी रही। 2010 में इस फंड ने 45% का रिटर्न दिया और 2011 में भी करीब 23% का रिटर्न दिया। अपने सक्सेस के बाद उन्होंने और भी फंड्स लॉन्च किए, जैसे कि ऑल वेदर और प्योर अल्फा मेजर मार्केट्स फंड। आज ब्रिज वाटर एसोसिएट्स में 1400 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं और ब्रिज वाटर एसोसिएट्स $160 बिलियन यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। अगर आपको हेज फंड क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं, हेज फंड म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, जिसमें एक फंड मैनेजर लोगों का पैसा मैनेज करता है। बट हेज फंड और म्यूचुअल फंड में मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा हेज फंड में नहीं होता है। हेज फंड सिर्फ बड़ी अमाउंट्स की ही इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इनमें दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि हेज फंड डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकते। तो हेज फंड्स का जो अप्रोच होता है वो काफी अग्रेसिव होता है। वो बहुत अग्रेसिवली स्टॉक मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जब उन्हें लगता है कि रिसेशन आ रहा है तो ऐसे टाइम में वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाने की भी कोशिश करते हैं। जहां तक ब्रिज वाटर एसोसिएट्स की बात है तो वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, जैसे कि बैंक्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मैनेज करना एटसेट्रा। जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कमोडिटी मार्केट में कोई पोजीशन लेते हैं तो उससे पहले वो काफी डीप एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल कमोडिटी मार्केट की बात की जाए तो सोयाबीन में अगर उन्हें कोई पोजीशन लेनी है तो उससे पहले वो सोयाबीन से रिलेटेड अलग अलग चीजों को और अलग अलग बिजनेसेस को समझेंगे कि सोयाबीन का यूज कहाँ पर होता है, उनकी डिमांड कैसे चल रही है, तेल बनाने के लिए सोयाबीन का कितना इस्तेमाल होता है, बाकी जगह पर सोयाबीन का कितना इस्तेमाल होता है, कितने फार्मर सोयाबीन की फार्मिंग कर रहे हैं और रेनफॉल का सोयाबीन की फार्मिंग पर कितना असर होता है। इन सारी चीजों का डीप एनालिसिस करने के बाद वो सोयाबीन का कितना प्रोडक्शन होगा और उसकी क्या प्राइसेस हो सकती है, इसके कुछ प्रोजेक्शंस बनाते हैं और उसके बेसिस पर सोयाबीन फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने अपने कई सारे क्लाइंट्स को कमोडिटी फ्यूचर्स की मदद से काफी फायदा दिलाया है। मैकडोनल्ड्स ब्रिज वाटर एसोसिएट का एक बहुत बड़ा क्लाइंट रहा है। एक बार वो मिस्टर डेलियो के पास गए और उन्होंने बताया कि उन्हें चिकन मैकनगेट नाम का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने कहा कि चिकन सेलर्स हमें किसी फिक्स प्राइस पर चिकन बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम चिकन अलग अलग प्राइसेस पर लेने लगे तो हम कोई फिक्स प्राइस चिकन मैकनगेट्स के लिए नहीं रख पाएंगे। तो मिस्टर डेलियो ने इस पूरी चीज का डिटेल में एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि चिकन की प्राइसेस एक इंपॉर्टेंट चीज पर डिपेंड करती है और वो है फीड यानी चारा। डेलियो ने यह भी देखा कि चिकन के लिए मेनली कॉर्न और सोयाबीन का चारा इस्तेमाल हो रहा है। अगर चिकन सेलर्स को सोयाबीन और कॉर्न फिक्स प्राइस में मिलते हैं तो वो फिक्स प्राइस पर चिकन सेल कर पाएंगे। तो मिस्टर डेलियो ने चिकन सेलर्स को कॉर्न और सोयाबीन फ्यूचर्स के बारे में बताया कि कैसे वो सोयाबीन और कॉर्न को फ्यूचर डेट में अभी से एक फिक्स प्राइस पर खरीद कर रख सकते हैं, जिसके चलते उन्हें कॉर्न और सोयाबीन एक फिक्स प्राइस पर मिल जाएंगे और वो एक फिक्स प्राइस पर अपने चिकन मैकडोनल्ड्स को बेच सकते हैं। तो मिस्टर रे डेलियो के सोल्यूशन से मैकडोनल्ड्स और चिकन सेलर्स दोनों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जल्द ही मैकडोनल्ड्स ने चिकन मैकनगेट्स लॉन्च किए। मिस्टर रे डेलियो के इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी की बात की जाए तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर फोकस करते हैं। उनके अनुसार एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में 30% पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 40% पैसा लॉन्ग टर्म यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 15% पैसा इंटरमीडिएट यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए यानी 3 से 5 साल के यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 7.5% पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी बचा हुआ 7.5% पैसा अदर कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो भी पैसा आप कैश फॉर्मेट में अपने पास रखते हो वो सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। तो मिस्टर रे डेलियो के बेडरूम से शुरू हुई ये कंपनी 1982 में कंप्लीटली फेल हो गई थी। इसके बाद अगेन उसे स्टार्ट करके आज वो दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। मिस्टर रे डेलियो की नेटवर्थ आज $16.9 बिलियन है यानी करीब 1,26,000 करोड़ है और इसी के साथ वो फिलहाल दुनिया के 46th रिचेस्ट पर्सन है। फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज में भी वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उन्होंने तय किया है कि धीरे धीरे वो अपनी आधी नेटवर्थ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए देंगे। मिस्टर रे डेलियो कहते हैं कि काफी अच्छा होता अगर स्टीव जॉब्स, न्यूटन, आइंस्टाइन इन जैसे लोग अपने सक्सेस के प्रिंसिपल्स लिख कर रखते और लोगों के साथ शेयर करते। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क। इस बुक में मिस्टर डेलियो ने अपने लाइफ और वर्क के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है
और साथ ही उनके सक्सेस के रूल्स के बारे में भी बताया है, जिसमें से कई सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इस बुक की सेलिंग से जितना भी पैसा मिलता है उसे वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। ये बुक काफी टाइम तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में रही है। आज के इस केस स्टडी के प्रायोजक हैं मनी कंट्रोल प्रो। मनी कंट्रोल प्रो की एक स्पेशल ऑफर चल रही है, जिसमें आपको मनी कंट्रोल प्रो का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 365 रुपीज में मिल रहा है। इसके लिए आपको फ्रीडम 365 नाम का कोड इस्तेमाल करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। मनी कंट्रोल प्रो के स्पेशल पैकेज में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्पेशल डेटा, स्पेशल कंटेंट मिलेगा, साथ ही एक्सपर्ट से बात करने का मौका भी मिलेगा। मनी कंट्रोल प्रो के बाकी फीचर्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस केस स्टडी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मिस्टर रे डालियो की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के बारे में पता चले और इस केस स्टडी से वो भी कई सारी चीजें सीख सके। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।